So in this video we are going to discuss the school paper of Vivek High School, Chandigarh, conducted on 20th July 2020. So let's start with the very first question of the paper, that is, if f of x is this, then pre-image of 14 is, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखो, फंक्शन इज डिफाइंड बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मूला, दैट इज f of x इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1. तो आपको प्री इमेज ऑफ 14 फाइंड करनी थी. अब अगर आपको ये लिखा मिल जाए, what do you mean by f of 3 equals to 7? It means image of 3 under the function f is 7, and in fact 7 की प्री इमेज is 3. तो हमें तो 14 की प्री इमेज निकालनी है ना. मीन्स f of which number is 14? मीन्स 14 की प्री इमेज क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है. सो फॉर द टाइम बिंग मैं इस क्वेश्चन मार्क को मान लेता हूं p. मीन्स 14 की प्री इमेज है p. तो आपको p निकालना है. कैसे फाइंड करें? देखो, वी नो दैट f of x इक्वल्स टू दिस. अगर मैं x की जगह p रखूंगा तो यहां भी x की जगह p आ जाएगा. मीन्स f of p इज इक्वल टू रूट ऑफ x की जगह पे p माइनस 1 इक्वल्स टू 14. अब आपके पास इक्वेशन आ गई. जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यू विल गेट p माइनस 1 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 196. मेरे ख्याल में आंसर नजर आ गया. p की वैल्यू 197. सो आंसर इज ऑप्शन सी. Next question is, if universal set is set of all reals, set A is given, set B is given, then A intersection B is. अब देखो, sets are given in the interval form. तो अब हम वर्किंग करेंगे रियल नंबर लाइन पे. तो ये आ गई आपके पास रियल नंबर लाइन. सेट ए है -3 to 7 के बीच में सारे रियल नंबर्स से -3 का 7 आया है यहाँ पे. -3 and 7 के बीच में सारे रियल नंबर्स. -3 is included and end point 7 राउंड ब्रैकेट है, नॉट इंक्लूडेड. दिस इज सेट ए. सेट बी है 5 to infinity. से यहाँ आया 5 से इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर्स. एंड पॉइंट 5 इज इंक्लूडेड. ये आ गया सेट बी. एंड वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स. तो कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहा था, ये वाले कॉमन एलिमेंट्स आए जो दोनों में हैं. मीन्स कौन से वाले? यहां से लेके यहां तक. अब एंड पॉइंट्स 5 इधर भी इंक्लूडेड है, 5 इधर भी इंक्लूडेड है, मतलब कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में आएगा. 7 यहां इंक्लूडेड है बट यहां इंक्लूड नहीं हुआ, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. तो फाइनली आंसर क्या आया? 5 to 7, 5 इंक्लूडेड, 7 नॉट इंक्लूडेड. मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class of 20 students, 10 attend physics class, 7 attend chemistry class. If physics and chemistry classes are held at the same time, physics and chemistry classes held at the same time, then the number of students who attend neither of the classes is. अब क्योंकि सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. ये आया आपके पास यूनिवर्सल सेट.
and so this is the set representing students who attend physics classes. अब ध्यान से केमिस्ट्री क्लासेस वाला सेट कैसे बनाऊं? ऐसे बनाऊं? क्वेश्चन रीड करा था, स्टेटमेंट थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस आर हेल्ड एट द सेम टाइम. अगर दोनों क्लासेस सेम टाइम पे चल रही है, जो स्टूडेंट फिजिक्स क्लास अटेंड कर रहा है क्या वो सेम टाइम पे केमिस्ट्री क्लास अटेंड कर सकता है? कर ही नहीं सकता. इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज जीरो. कॉमन एलिमेंट्स होंगे ही नहीं. तो सेट रिप्रेजेंटिंग केमिस्ट्री क्लास इज दिस. क्लियर? अब देखो कहता क्लास में है 20 स्टूडेंट्स, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स हैं 20. 10 अटेंड फिजिक्स क्लास, 7 attend chemistry class, and then the number of students who attend neither of the classes is, जिसने ना तो फिजिक्स लगाई ना केमिस्ट्री लगाई, वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? यहाँ. जिसने फिजिक्स भी नहीं लगाई, केमिस्ट्री भी नहीं लगाई. इसी शेडेड रीजन में आएंगे. अब कितने स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ? देखो 10 यहाँ कवर हो गए, 7 यहाँ कवर हुए, टोटल 17. क्लास में है कितने? 20. कितने बच गए? अरे 3. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड नीदर ऑफ द टू क्लासेस आर 3. तो ऑप्शन बी करेक्ट. द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan x equal to -1 are. Which of the following option is correct? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस which lie between 0 to 2 pi. तो कैसे फाइंड करें? देखो कंडीशन है tan x equals to -1. तो tan x equals to माइनस छोड़ दो, tan of which angle is 1? That is tan pi by 4. और ये वाला माइनस एज इट इज. बट ध्यान से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये नेगेटिव भी एडजस्ट करना है. अब सोचो tan नेगेटिव कहाँ होता है? tan नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ में. तो अगर मेरे को इसी एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो कैसे लिखूं? tan x equals to tangent of pi minus pi by 4. क्लियर? तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर 3 pi by 4. तो एक तो x आ गया आपके पास 3 pi by 4. एंड ध्यान से tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है. तो अगर मेरे को यही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो कैसे लिखूं? tan x equals to tan ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 pi माइनस करके 2 pi minus this angle that is pi by 4. जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे you will get this angle x as 7 pi by 4. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? 3 pi by 4 and 7 pi by 4. 3 pi by 4 and 7 pi by 4 किसी भी ऑप्शन में तो आंसर है D, none of this. अब ध्यान से देखो ये सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन था. हम आंसर विदाउट राइटिंग एनी स्टेप्स भी दे सकते हैं. कैसे? अरे भाई tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में एंड फोर्थ में. ऑप्शन 1 देखो pi by 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. तो ये ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गई. फर्स्ट में तो tan पॉजिटिव होता है. इनफैक्ट यहाँ भी pi by 4, तो ये ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गई. इनफैक्ट यहाँ एक ऑप्शन नजर आई 5 pi by 4. 5 pi by 4 is pi plus pi by 4, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में भी tan पॉजिटिव, तो ये भी रिजेक्ट. तो आंसर इज ऑप्शन डी. तेजी से भी आंसर दे सकते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज. देखो रेंज जब भी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपको डोमेन पता होनी चाहिए. Now the domain of this function is, मतलब आप x को कौन से रियल नंबर्स रख सकते हो so that इस पूरे फंक्शन का आंसर भी रियल आए.
देखो आप x को कुछ भी रियल रख लो, ओवरऑल क्वांटिटी रियल, यहां x को कुछ भी रियल रखो, डिनोमिनेटर भी रियल। रियल नंबर अपॉन रियल नंबर, दो रियल्स को जब आप डिवाइड करोगे आंसर भी रियल आएगा। तो इट मीन्स डोमेन इज ऑल रियल्स। बट एक दिक्कत है, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एंड डिनोमिनेटर बताओ जीरो कब होगा? जब आप x को क्या रखोगे, दैट इज 3/2। So it means domain is all reals except one number, that is 3/2. Clear? एक्चुअल में हमें रेंज फाइंड करनी थी। रेंज का मतलब अगर फंक्शन ये दिया हुआ है, रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। y की जो वैल्यूज होगी दैट इज रेंज। अब हमें पता किसके बारे में? हमें तो डोमेन पता है, मीन्स x के बारे में पता है, इसीलिए वी विल राइट x इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दिस इनटू दिस क्वांटिटी, तो 2xy माइनस 3y इक्वल्स टू 1 माइनस 4x। हमें तो x लिखना है, x वाली टर्म क्लब करो तो यू विल गेट 2xy प्लस 4x इक्वल्स टू 1, और ये टर्म गई उधर तो प्लस 3y। तो x जैसे ही कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट x इंटू 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3y। तो x चाहिए, इस फैक्टर की साइड चेंज कर दो तो x आ गया आपके पास 1 प्लस 3y अपॉन 2y प्लस 4। अब हमने तो y की वैल्यूज निकालनी है रेंज के लिए। देखो हमें पता क्या है, x कैसा नंबर है? डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट वन नंबर। एक नंबर ही छोड़ा ना, x है तो रियल। अगर लेफ्ट हैंड साइड रियल है तो राइट हैंड साइड भी रियल होनी चाहिए, तभी तो इक्वालिटी आएगी। तो अब बताओ आप y को क्या क्या नंबर रख सकते हो सो दैट ये पूरी क्वांटिटी रियल बन जाए। y को आप कुछ भी रियल नंबर रख लो, रियल नंबर इंटू 3 रियल ही आएगा। 1 ऐड करोगे न्यूमरेटर इज रियल, डिनोमिनेटर में आप y को कोई भी रियल नंबर रख लो इंटू 2 रियल नंबर, रियल में 4 ऐड करोगे वो भी एक रियल नंबर, रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर, तो ओवरऑल क्वांटिटी विल बी रियल। तो इट मींस y को मैं कुछ भी रियल नंबर रख सकता हूं, बट गड़बड़ कहां होगी? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अरे सोचो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब आप y को क्या रखोगे? -2। तो इट मींस मैं y को कुछ भी रियल रख सकता हूं एक्सेप्ट वन नंबर दैट इज -2। ये आ गई आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ p of x is the power set of x and number of elements in power set of A is 32, number of elements in power set of B is 256, then you have to tell number of elements in B minus number of elements in A। तो एक काम करते हैं, देखो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ढूंढने पड़ेंगे। तो ढूंढने हैं तो एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूं x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मान लेते हैं y। क्लियर? x और y अगर ढूंढना है कैसे ढूंढे? B में एलिमेंट्स, तो उसके लिए कंडीशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B। पावर सेट ऑफ B में क्या होता है? सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। तो जितने सबसेट्स उतने ही एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B। तो अगर B में x एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने सबसेट्स, दैट इज 2 raised to the power x इक्वल्स टू 256। इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे, कंपेयर करने पे x आ जाएगा आपके पास 8। क्लियर? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर y है तो पावर सेट ऑफ A में 32 एलिमेंट्स, फिर पावर सेट ऑफ A में क्या होता है? ऑल द सबसेट्स ऑफ A। तो अगर A में y एलिमेंट्स हैं तो बोलो पावर सेट में कितने होंगे? जितने सबसेट्स, 2 raised to the power y। दिस इज इक्वल्स टू 32।
इधर 2 की पावर, इसको भी 2 की पावर में चेंज करो, दैट इज 2 रेज़ टू दी पावर 5। कंपेयर करा तो y आ गया 5। तो फाइनली आपको चाहिए x माइनस 5, 8 माइनस 5, आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ secant into secant माइनस tan into tan इज। तो देखो एंगल है secant ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां है secant ऑफ x माइनस 5 पाई बाई 2। तो सबसे पहले मैं इसको 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना चाहता हूं। ये है tan ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये है tan ऑफ x माइनस 3 पाई बाई 2। इसको मैं लिखना चाहता हूं 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आपके पास आया secant ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू secant ऑफ यहां से लिया माइनस कॉमन, तो ये आया 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस tan ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू tan ऑफ यहां से भी माइनस कॉमन लिया, तो ये आ गया माइनस कॉमन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आगे कैसे बढ़े, ध्यान दो, ये है secant ऑफ माइनस थीटा एंड secant ऑफ माइनस थीटा इज secant थीटा, ये बन गया secant थीटा। नेक्स्ट यहां अगर आप ध्यान दो, ये है tan ऑफ माइनस थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस tan थीटा मीन्स माइनस माइनस प्लस, ये बन गया tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब मेरे ख्याल में काफी आसान बन गया। देखो secant ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 में से माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में secant नेगेटिव। इनफैक्ट ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, secant चेंजेस टू कोसेकेंट, तो ये बन गया माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू ये है secant ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 5 पाई बाई 2 अगर आप ध्यान दो, ये है 0 से चल के 2 पाई, 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड करोगे, ये आ गया 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में secant पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2, secant चेंजेस टू कोसेकेंट, तो कोसेकेंट एक्स प्लस नेक्स्ट आया tan ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2 पे tan चेंजेस टू cot, तो ये बन गया cot ऑफ दिस एंगल दैट इज x इंटू, अब यहां ध्यान दो tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2 पे tan चेंजेस टू cot, तो ये बन गया cot x। तो फाइनली आपके पास क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। अब ध्यान से, जैसे आप यहां दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो यू विल गेट माइनस बाहर आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, आइडेंटिटी विच इज 1। तो फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी -1। Now the next question is, if function f is given and f of x is equal to ax plus b, then the value of a and b is। अब देखो सबसे पहली बात, फंक्शन आपको यहां डिफाइन करके दिया हुआ है बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मूला। तो अगर a और b फाइंड करने हैं तो मैं जो गिवन कंडीशन है उसको भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। देखो फंक्शन f इज गिवन इन दिस वे, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर 4, -3 का मतलब 4 की इमेज
is -3. तो हम इसको मैथमेटिकली और कैसे लिख सकते हैं? इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन f is -3. एंड सिमिलरली नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए भी लिख देते हैं. 1 की इमेज अंडर f is 2, -2 की इमेज 7, -2 की इमेज अंडर f is 7, -5 की इमेज 12, -5 की इमेज अंडर f is 12. क्लियर? अब देखो, अगर आपको a एंड b ढूंढने हैं, दो अननोन्स, तो आपको दो कंडीशन भी जनरेट करनी है. कहां से जनरेट करूं? इतनी सारी तो कंडीशन है, तो मैं पहली कंडीशन का यूज कर लेता हूं. f of 4 is -3. f of 4 का मतलब ये देखो, f of x is a plus b. तो x को हम क्या रखेंगे? 4. तो f of 4 is, यहां भी x की जगह 4 रखा तो 4a plus b, एंड f of 4 is -3. f of 4 की जगह है -3. तो a और b में एक इक्वेशन सेटअप हो गई. एक और चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन का यूज करो. f of 1, तो हम यहां x की जगह रखेंगे 1. तो f of 1 is, x की जगह 1 रखा, a plus b, एंड f of 1 is 2. तो f of 1 की जगह आया 2. तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई इन टर्म्स ऑफ a एंड b. सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट a एंड b. जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट a एज -5/3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 11/3. तो ध्यान से, फाइनली फंक्शन क्या बना? f of x is, a की जगह रखा -5/3 into x प्लस, और b की जगह रखा 11/3. अब ध्यान से, ये दो कंडीशन जो बच गई, एक बार वेरीफाई भी कर लो. क्या f of -2 7 आता है? तो x की जगह रखो -2, यहां भी x की जगह -2. जैसे -2 रखोगे ये बनेगा 10/3 प्लस नेक्स्ट है 11/3. सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे यू विल गेट द आंसर 7. तो वेरीफाई भी हो रहा है. f of -2 7 भी आ गया. सिमिलरली इस कंडीशन को भी वेरीफाई कर लो. ये कंडीशन भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी. तो फाइनली हम आंसर क्या देंगे? a is -5/3 and b is 11/3. Now the next question is, relation R is defined in this way, then domain and range of R is. अब देखो, डोमेन होती क्या है? Set containing all the first entries of the ordered pairs. And what is the range? Set containing all the second entries of the ordered pairs. तो अगर डोमेन एंड रेंज लिखनी है तो क्यों ना मैं रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लूं. अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें? रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर्स x, y आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई. x plus 3y equals to 12. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए x एंड y ढूंढने हैं. ऑफ कोर्स x एंड y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स. तो अब मैं x और y दोनों को साइमल्टेनियसली पुट करने के बजाय कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी. सोचते रह जाओगे. हम किसी एक को वैल्यूज देते जाते हैं. से मैं x को वैल्यूज पुट करूंगा तो मैं बेटर वे में लिख लूं इसको. तो x की साइड चेंज करी, 3y equals to 12 minus x, and in fact y turns out to be 12 minus x by 3. अब थोड़ा ध्यान से, हमने x को वैल्यूज पुट करनी है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सारी पुट करूंगा. सोच समझ के काम करेंगे. देखो, क्योंकि y भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल आना चाहिए. ध्यान दो, ये नेचुरल कब आएगा? जब राइट हैंड साइड नेचुरल हो. मीन्स
this numerator must be divisible by 3. मतलब ये जो नंबर आना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3. अब सोच के बताओ, क्या मैं x को 1 पुट करूं? 1 पुट करने में क्या मल्टीपल ऑफ 3 आएगा? नहीं आएगा. तो x को 1 हम रखेंगे ही नहीं. 2 रखूं? 2 रखोगे 10 आएगा. 2 भी नहीं रखना. तो x को बोलो क्या रखूं? 3. जैसे ही x 3 रखा तो ये बन गया 9. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो x3 y3 मीन्स रिलेशन R में ऑर्डर पेयर क्या आया? व्हेन x is 3 y is 3. 3, 3. नेक्स्ट और चेक करो, x को नेक्स्ट क्या रखूं? 4 रखूं? नो. 5 रखूं? नो. क्या रखूं? सीधा 6. जैसे ही 6 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 2. तो x6 y2. तो इट मीन ऑर्डर पेयर क्या आया? 6, 2. सिमिलरली अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, x को 7 रखो तो ये नेचुरल नहीं बनेगा. 8 रखूंगा तो भी नेचुरल नहीं बनने वाला. x को नेक्स्ट जैसे ही रखा 9 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. x9 y1 मीन ऑर्डर पेयर आ गया 9, 1. अब आप जैसे ही x को नेक्स्ट 10 रखोगे फिर नेचुरल नहीं बनेगा. 11 रखोगे नेचुरल नहीं बनेगा. 12 रखोगे तो 0 बन गया, नॉट अ नेचुरल नंबर. 13 रखते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, आगे कभी नेचुरल आएगा ही नहीं. तो इट मीन्स रिलेशन R में ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए. अब आंसर लिखना आसान है भाई. डोमेन लिखनी है. डोमेन इज set containing all the first entries 3, 6 and 9. Range लिखनी है. Range is set containing all the second entries 3, 2 and 1. And finally you get the answer. Is let R be a relation from rationals to rationals defined by relation R is set containing all the ordered pairs a comma b where a and b belongs to rationals and ध्यान से a is a factor of b. तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई. ऑफ कोर्स a and b दोनों क्या है? रैशनल्स. कहता does ordered pair a comma a belongs to R for all a belongs to rationals and साथ में आपको जस्टिफाई भी करना है. तो मीन्स आपको क्या चेक करना है? क्या a कॉमा a टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे? ध्यान से ये देखो रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. मीन्स कौन सी कंडीशन? a इज अ फैक्टर ऑफ b. फर्स्ट एंट्री इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड एंट्री. तो अब चेक करो क्या a कॉमा a इस रिलेशन में आएगा? कब आएगा? व्हेन फर्स्ट एंट्री इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड एंट्री. तो आपको चेक करना है इज a a factor of a, is first entry a factor of second entry, which is always true. क्यों? अरे भाई अगर मैं 1, 1 चेक करूं 1 is factor of 1. 1/7 is factor of 1/7. Every number is a factor of itself. So it means this statement is true. तो justify करना है, then you will write every number is a factor of itself. That's why a comma a will belongs to relation R. And of course, for every a belongs to rationals. Our next question is, given f equals to this, is f a function on z or not? तो आपको चेक करना है
whether this is a function on set of integers or not. पहली बात ये क्लियर होना चाहिए, f a function on z means आपको चेक करना है is f a function from z to z or not. तो function on integers means f is a function from integers to integers, ये चेक करना है. अब कैसे चेक करें? देखो आपको f किस वे में डिफाइन करके दिया हुआ था, इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एंट्री है a माइनस बी, सेकेंड एंट्री है a इंटू बी. ऑफकोर्स a एंड b दोनों क्या है? इंटीजर्स. तो फंक्शंस को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट वे एरो डायग्राम. तो हम एरो डायग्राम बनाते हैं क्योंकि फंक्शन हमें चेक करना है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, मींस फर्स्ट सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेकंड सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. अब देखो ऑर्डर्ड पेयर्स है a माइनस बी कॉमा ए बी, a एंड b दोनों इंटीजर्स. तो मैं सबसे पहले दो नाइस इंटीजर्स सपोज कर लेता हूं, सबसे इजीएस्ट a वो भी 0, b को भी 0 मान लेता हूं. तो a 0 b 0, तो बताओ फर्स्ट एंट्री इज 0 माइनस 0 इज 0. तो फर्स्ट एंट्री है 0, सेकेंड एंट्री 0 इंटू 0 वो भी 0. तो मीन 0 इज रिलेटेड विद 0. क्लियर? और बढ़ते हैं आगे और एग्जांपल थ्रू. a को मैं फिक्स रख लेता हूं 0, b को वैल्यू दे देता हूं 1. क्लियर? तो a 0 b 1, तो डिफरेंस आया -1. एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? 0 इंटू समथिंग इज 0. तो -1 भी रिलेट हुआ 0 के साथ. और एग्जांपल लेते हैं. a को मैं फिक्स रख लेता हूं, b को चेंज कर देता हूं से 2. तो a0 b2 डिफरेंस इज -2. एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0. तो -2 भी रिलेट हुआ 0 के साथ. एंड ऐसा ही चलता जाएगा आगे. क्लियर? तो ये भी चलता जाएगा यहाँ पे. चलो और ट्राई करते हैं. a को मैं फिक्स रख लेता हूं, b को हम पॉजिटिव इंटीजर दे देते हैं, अब नेगेटिव इंटीजर रख लेते हैं. b को रखा -1, a0 b -1, तो डिफरेंस आया 1. एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? अरे 0 इंटू समथिंग इज 0. तो -1 भी रिलेट हुआ 0 के साथ, सॉरी 1 भी रिलेट हुआ 0 के साथ. a को फिक्स रखा 0, b को रख देते हैं ऐसे -2, a0 b -2, तो डिफरेंस आया 2. व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? अगेन 0, तो 2 रिलेट हुआ 0 के साथ. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ऐसा ही यहां पे भी चलता जाएगा और ये भी आता जाएगा. बट प्रोसेस खत्म नहीं हुआ. एक काम करते हैं, a की वैल्यू चेंज कर देते हैं. से मैं a को रख लेता हूं 1 एंड b को दे देता हूं नाइस नंबर से सबसे इजीएस्ट 0. 1 minus 0 is 1 minus 0 is 1. And what about the product? 1 into 0 is 0. तो 1 किससे रिलेट हुआ? 0 के साथ. बिल्कुल ठीक है. ऑलरेडी 1 0 के साथ रिलेट हो रहा है. आगे बढ़ो. a को रखा 1, b को रखा 1. अब देखो 1 minus 1 is 0. What about the product? 1 into 1 is 1. तो 0 रिलेट हुआ 1 के साथ. ओहो, आगे बढ़ने की जरूरत है. अरे भाई देखो 0 0 से भी रिलेट हो रहा है, 0 1 से भी रिलेट हो रहा है. तो 0 is such an element which is related with two distinct elements. That's why this relation is not a function on set of integers. Question is, if set A is given, set B is given, C and D, all the four sets are given to you. You have to write which pair of sets are disjoint. Which pair of sets are disjoint? Disjoint sets means जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो वो हम बहुत तेजी से बता पाएंगे अगर सेट्स हमारे पास
रोस्टर फॉर्म में होते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इन चारों सेट्स के मैं एलिमेंट्स ही लिस्ट कर देता हूं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो सेट ए में कौन सी एंट्रीज आएंगी, ध्यान से, वो सारे एक्स, कैसे, नेचुरल नंबर्स, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो 1 बाय 1 आप नेचुरल नंबर्स पुट करने शुरू कर दो। एक्स को रखा 1, 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ट्रू, तो 1 आएगा। 2 रखो, 2 स्क्वायर 4 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, तो 2 भी आएगा। x को 3 रखा नेचुरल नंबर, 3 स्क्वायर 9, 9 भी 10 से छोटा है, तो 3 भी आएगा। नेचुरल नंबर 4 रखो, 4 स्क्वायर 16, वो 10 से बड़ा हो गया, तो नेचुरल नंबर 4 इस सेट में नहीं आने वाला, तो सेट ए आ गया आपके पास। सिमिलरली सेट बी के एलिमेंट्स लिखो। हाँ जी, वो सारे x कैसे, इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। सबसे पहले इंटीजर्स, 0 रखो, 0 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 विच इज करेक्ट, तो 0 आएगा। 1 रखो, 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही है, तो 1 भी आएगा। नेक्स्ट 2 रखा, 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, 4 लेस देन इक्वल टू 10, वो भी आएगा, 2 भी आया। 3 रखा, 3 स्क्वायर इज 9, 9 भी 10 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 10, तो 3 भी आएगा। नेक्स्ट 4, वो हो जाएगा 16, 16 10 से बड़ा हो गया, तो इट मींस 4 नहीं आएगा। अभी आपने पॉजिटिव इंटीजर्स चेक करे, नेगेटिव पे भी तो आएंगे। -1 का स्क्वायर 1, अगेन लेस देन इक्वल टू 10, तो -1 भी आया। फिर रखो -2, -2 का स्क्वायर 4, वो भी 10 से छोटा है, तो -2 भी आएगा। एंड इनफैक्ट -3 पुट करो जरा, -3 का स्क्वायर 9 लेस देन इक्वल टू 10, वो भी करेक्ट है, तो इट मींस -3 भी आया। -4 पुट करो, 16 बन गया स्क्वायर उसका, वो 10 से बड़ा हो गया, तो -4 इस सेट में नहीं आएगा, तो सेट बी भी आया प्लस। सिमिलरली सेट सी के एलिमेंट्स, सेट सी में वो सारे x आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इस इक्वेशन को तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन। जैसे ही आप मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाओगे, 2x की वैल्यूज आ जाएंगी, कौन सी, -1 एंड -2। अब आ जाओ डी पे। डी सेट में कौन सी एंट्रीज आएंगी, वो सारे x आएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। x चाहिए, x तभी आएगा जब आप n की वैल्यूज रखोगे, और n कैसा है, लेस देन 4, नेचुरल नंबर है। 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स, अरे 1 से शुरू हो जाओ ना, n को 1 रखो, तो ये बन गया 3, तो x आया 3, तो इट मींस यहां आया 3। फिर नेचुरल नंबर नेक्स्ट 2 रखा, 2 × 2 4 + 1 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो x आया 5। फिर रखा 3, तो x बन गया 7, तो 7 आया। n को 3 तक रख लिया, नेक्स्ट 4 रखूं, नो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेस देन 4, तो ये आ गए एलिमेंट्स ऑफ सेट डी। अब a के साथ ढूंढो, भाई ध्यान से, डिसजॉइंट मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। a एंड b का पेयर बन सकता है, नहीं, a और b में 1 2 3 कॉमन है, हमें कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए। फिर a और c का पेयर देखो, 1 2 3, इधर -1 -2, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस एक पेयर मिल गया, a एंड c, वन ऑफ द पेयर्स। हाँ जी, a के साथ d का पेयर बन सकता है, अरे नहीं, 3 कॉमन नजर आ गया। फिर आगे बढ़ो, b के साथ पेयर्स, b के साथ क्या c का पेयर बन सकता है, देखो इसमें और इसमें कॉमन, अरे -1 -2 दोनों कॉमन है। इनफैक्ट a और b का पेयर को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं थी, तो b एंड c का पेयर नहीं बन सकता। b एंड d का पेयर चेक करो, इसमें और इसमें कॉमन, और ये 3 कॉमन नजर आ गया, तो b एंड d का पेयर भी नहीं बन सकता। अब c के साथ पेयरिंग, क्या c और a का पेयर चेक करूं, पहले स्टेप में चेक कर चुके हैं, a के साथ c का पेयर बन ही नहीं सकता, तो दोबारा नहीं चेक करना, आगे बढ़ो, c एंड d का पेयर बन सकता है, देखो इनमें और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस c एंड d, तो 2 पेयर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज
वाले क्वेश्चन में हम यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से चल के हमें टारगेट तक पहुंचना है, दैट इज साइन टू थीटा। सबसे पहले मेरे को नजर आया टारगेट में है साइन वाली टर्म, तो इसीलिए मैं इस पूरे को भी साइन कॉस में चेंज कर रहा हूं। तो साइन कॉस में जैसे ही चेंज करोगे यू विल गेट साइन tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस। सिमिलरली ये tan बना साइन 45 डिग्री माइनस थीटा बाय कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय इस tan को भी लिखा साइन अपॉन कॉस प्लस इस tan को भी लिखा साइन बाय कॉस। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में भी आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, एंड फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट इज ऑन टेकिंग एलसीएम you will get sin of 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू एलसीएम लेने के बाद आएगा cos ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा, बीच में है माइनस, इंटू साथ में आ जाएगा यहां से cos ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर यहां वाला और यहां वाला वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली डिनोमिनेटर में जो आएगा दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, बीच में है प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा। एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली यू विल गेट दिस स्टेप। अब अगर आप ध्यान देते तो ये फाइनली क्या बन गया, देखो साइन ए, इस पूरे एंगल को मैं ए मान रहा हूं, साइन ए, इस पूरे एंगल को मैं मान रहा हूं बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, देखो ये वाला एंगल है माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए minus b is 45 डिग्री माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय ये बना साइन a cos b प्लस cos a, यही वाला एंगल साइन b, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b, तो 45 डिग्री प्लस थीटा एंड प्लस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करो, 45 डिग्री आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फाइनली न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, ध्यान से प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा डिवाइडेड बाय, जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन करोगे पॉजिटिव थीटा नेगेटिव थीटा कट जाएंगे, 45 प्लस 45 इज 90 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू दैट इज 1, तो फाइनली आपके पास आ गया sin 2 थीटा which is equal to the right hand side. Next one is question number 1 का choice वाला part, that is prove that cot into cot minus this equals to 1. तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करें, देखो पहली ऑब्जर्वेशन सारी टर्म्स जो थी उनमें कॉट इन्वॉल्व हो रहा था, एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज एंगल्स कौन से हैं, एंगल्स हैं x, 2x एंड 3x, यही है x, 2x एंड 3x।
करते, क्या आपको इन तीनों एंगल्स में कोई रिलेशन नजर आ रहा था? देखो, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है? 3x, मतलब इसके बराबर। अब आगे इस ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट देखो, क्योंकि सारी टर्म्स में कॉट इन्वॉल्व हो रहा है तो मेरे को कॉट चाहिए। नाउ इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोटेंजेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स। अब अगर आप ध्यान दो तो ये बन गया कॉट ऑफ a प्लस बी एंड द रिजल्ट इज क्या होता है बोलो? कॉट a into cot b minus 1 upon cot a plus cot b, और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास cot 3x। अब मेरे ख्याल से जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये cot 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से, तो cot 3x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो cot 3x into cot 2x प्लस cot 3x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो cot 3x into cot x equals to cot 2x into cot x minus 1। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्यों? -1 नहीं चाहिए, आप 1 की साइड चेंज कर दो और ये वाली दोनों टर्म्स आप ले जाओ दूसरी साइड पे एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। One is, in a group of 50 people, 14 drink tea and not coffee. 30 drink tea. How many drink only coffee? Given that each one brings at least one of the tea or coffee. तो सबसे पहली बात, ग्रुप में देखो दो ही चीजों की बात हो रही है, सम ऑफ द पीपल ड्रिंक टी एंड सम ड्रिंक कॉफी। तो अगर हमें ये फाइंड करना है हाउ मेनी ड्रिंक ओनली कॉफी, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट्स। तो मेरे को सेट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, लेट टी डिनोट्स द सेट ऑफ people who drink tea. Similarly, C denotes a set of people who drink coffee. तो मैंने सेट्स बीच में इंट्रोड्यूस कर डाले। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1 by 1 दोबारा से सारा रीड करते जाओ। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, ग्रुप में 50 पीपल है एंड इनफैक्ट जब आपने स्टेटमेंट पहले रीड करी तो साथ में ये भी था, गिवन ईच वन ड्रिंक्स एटलीस्ट वन ऑफ टी और कॉफी। तो इट मीन्स ग्रुप में जितने भी पर्सन हैं, ईच वन ड्रिंक्स एटलीस्ट टी और कॉफी, मीन्स या तो हर एक पर्सन टी ड्रिंक करता है या कॉफी ड्रिंक करता है या फिर दोनों ड्रिंक करता है। Is it clear? तो इट मीन्स ये जो 50 पीपल हैं ये कहां जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी में। नहीं, यूनियन मतलब इधर इन टी और इन सी और इन बोथ। दिस इज इक्वल्स टू 50। आगे बढ़ो। 14 ड्रिंक टी एंड नॉट कॉफी। इट मीन्स ये 14 पीपल कहां है? किस सेट में है? जो टी तो ड्रिंक करते हैं बट कॉफी ड्रिंक नहीं करते, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। बीच में क्या लगाऊं? टी तो ड्रिंक करते हैं एंड कॉफी ड्रिंक नहीं करते, मीन्स टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू 14। आगे बढ़ते हैं। 30 ड्रिंक टी, तो मीन्स दी 30 आर इन सेट टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इज 30। कहता हाउ मेनी ड्रिंक ओनली कॉफी। ओनली कॉफी का मतलब
कॉफी ड्रिंक करते हैं, टी ड्रिंक नहीं करते। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो सिर्फ कॉफी ड्रिंक करते हैं, ओनली कॉफी, साथ में टी ड्रिंक नहीं करते। कॉफी ड्रिंक करते हैं एंड टी ड्रिंक नहीं करते। तो कॉफी एंड मीन इंटरसेक्शन, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब ध्यान दो, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट तो नहीं है। सो हियर वी विल टेक हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाते हैं हमें। ये आ गया कि आपके पास यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट T एंड दिस इज सेट C। क्लियर? अब आगे कैसे बढ़े? देखो, सबसे पहले तो टारगेट ओनली कॉफी वाले, मींस जो कॉफी ड्रिंक करते हैं बट टी ड्रिंक नहीं करते, ये कॉफी वाले हैं। इसमें ध्यान दो, ये वाला वो रीजन है जिसमें पीपल टी भी ड्रिंक करते हैं। तो ये पोर्शन अगर मैं हटा दूं तो ये पोर्शन जो बचा दैट इज ओनली कॉफी ड्रिंक करने वाले। इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने। क्लियर? अब देखो, मेरे ख्याल में आपको नजर भी आ जाएगा, अगर मैं इस सेट के साथ, ये पूरे सेट टी के साथ ये शेडेड वाला सेट भी अगर मैं जोड़ दूं तो आपके पास क्या बन गया? ये कंप्लीट बन गया। कंप्लीट मतलब दोनों का यूनियन। तो इट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी के साथ ये शेडेड वाले भी जोड़ दूं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली कॉफी वाले, ओनली कॉफी वाले मतलब C इंटरसेक्शन T कॉम्प्लीमेंट, किसके बराबर आ जाएगा बोलो? अरे ये तो पूरा ही बन गया। पूरा मतलब T यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T यूनियन C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T पता है, दैट इज 30। ये आपको फाइंड करना है। एंड T यूनियन C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, दैट इज 50। मेरे ख्याल से आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे finally you will get the answer 20. Next question is find the domain and range of this given function. तो सबसे पहले हम फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं एंड द फंक्शन इज f of x equals to x square by 45 minus 5x square. डोमेन होती क्या है? All those values of x जिनको आप यहां रखो तो इस फंक्शन की वैल्यू भी रियल आ जाए। तो अगर आप x को कुछ भी रियल रखो, रियल नंबर का स्क्वायर इज रियल, तो न्यूमरेटर रियल है। ध्यान से, अगर आप यहां कुछ भी रियल नंबर रखोगे तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी रियल बनेगी एंड रियल नंबर अपॉन रियल नंबर विल गिव यू द आंसर एज रियल। तो इट मीन्स मैं x को तो कुछ भी रख सकता हूं, बट ध्यान से गड़बड़ हो जाएगी, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स सारे रियल में से वो एलिमेंट्स हमने हटाने हैं जहां डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो। तो हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले। भाई डिनोमिनेटर जीरो कहां पे होगा? देखें, 45 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो कहां होगा? 45 की साइड चेंज करोगे तो यू विल गेट माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 45। ऑफ कोर्स इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करा, ये माइनस कटा, ये 5 से ये भी कटा 9। तो x की वैल्यूज क्या आ गई? x की वैल्यूज यहां से आएंगी प्लस माइनस 3। इट मीन्स x ना तो 3 हो सकता है ना माइनस 3 हो सकता है। तो ऑल रियल्स में से दो एलिमेंट्स हमने हटा दिए, कौन से? 3 एंड माइनस 3। तो ये आ गई आपके पास फंक्शन की डोमेन। डोमेन मीन्स वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x जिनको हम यहां पुट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन की रेंज। रेंज का मतलब फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू दिस,
रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करो बाय वाई, तो हमें वाई की सारी रियल वैल्यूज चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ एक्स। इनफैक्ट हमें x के बारे में पता है, तो मैं यहां से x निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ y। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y इससे मल्टीप्लाई हुआ एंड y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -5y(x²) = x²। हमें x फाइंड करना है, तो x² वाली टर्म लाओ इधर, -x² -5y(x²), ये टर्म ले जाओ दूसरी साइड, -45y। जैसे आप यहां से -x² कॉमन निकालोगे, यू विल गेट 5y + 1 = -45y। पहली बात तो ये माइनस से माइनस एडजस्ट हुआ, क्लियर? तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ये पूरा फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 45y अपॉन 5y + 1, क्लियर? तो x² आ गया हमारे पास 45y अपॉन 5y + 1, क्लियर? अब देखो, हमें ढूंढना है y। इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी है? अरे भाई, डोमेन पता है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 2 नंबर ही छोड़े हैं, बाकी तो सारे रियल्स है ना। अब यहां पे है x², ध्यान से, अगर आप सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी कैसी होती है बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इट मीन्स वी नो दैट x² is always greater than equals to 0, clear? Of course except one number, कौन सा? अगर x 3 नहीं हो सकता तो x का स्क्वायर 9, तो x² 9 नहीं हो सकता, तो इट मीन्स x² 0 से बड़ी सारी रियल वैल्यूज कवर कर जाएगा एक्सेप्ट 1, दैट इज 9, क्लियर? चलो, x² is greater than equals to 0, इसका बेनिफिट देखो, x² इसके बराबर है, तो मैं x² की जगह पे ये क्वांटिटी लिख दूं, 45y अपॉन 5y + 1 greater than equals to 0। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां पे आपके पास एक इनइक्वालिटी जनरेट हो गई, एंड इनफैक्ट अगर आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे, you will get the values of y। अब ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले काम करते हैं, इस 45 से डिवाइड कर दूं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करा तो ये आ गया y अपॉन 5y + 1, इधर 0 ही रह जाएगा, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। अब अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट ऑफ 2 क्वांटिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ, दो नंबर्स डिवाइड करने पे आंसर पॉजिटिव कब आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव। बताओ, दो नंबर डिवाइड करके आंसर पॉजिटिव कब आएगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्वांटिटीज कैसी हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वालिटी है ऑलरेडी, एंड इसके साथ साथ डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए इक्वालिटी नहीं आएगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लो। और क्या केस पॉसिबल है? ध्यान से, दो नंबर्स डिवाइड करने पे आंसर पॉजिटिव, दोनों नंबर्स नेगेटिव हुए तब भी तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो इट मींस न्यूमरेटर हैज टू बी नेगेटिव, मींस y इज लेस देन इक्वल टू, इक्वालिटी भी है 0, एंड तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना पड़ेगा, 5y + 1 मस्ट बी लेस देन 0, क्लियर? अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, यहां से आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहां से आ जाएगा y ग्रेटर देन -1/5। अब ध्यान से,
ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये कैसे फाइंड करें दोनों को सेटिस्फाई करते हुए भाई? तो रियल नंबर लाइन पे आ जाओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 और 0 से बड़े सारे रियल्स, -1/5 से बड़े सारे रियल्स, -1/5 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए कौन से है? ये वाले सारे, दैट इज 0 एंड 0 से बड़े सारे। तो 0 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। ऑफकोर्स 0 दोनों में प्रेजेंट है, इंक्लूड होगा। ये आ गई y की वैल्यूज पहले केस से। यहां से देखें y लेस देन इक्वल टू 0 एंड इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा y लेस देन -1/5। फिर से रियल नंबर लाइन, 0 एंड 0 से छोटे सारे, ये है -1/5 से छोटे सारे। इक्वालिटी नहीं है तो -1/5 इंक्लूड नहीं होगा। दोनों को सेटिस्फाई करते हुए ये भी चाहिए एंड ये वाले भी चाहिए, तो कॉमन आ गए ये वाले सारे, मीन्स -1/5 से छोटे, कहां तक? -इंफिनिटी तक। तो -इंफिनिटी से कहां तक चल रहे हैं सारे? -1/5 एंड इनफैक्ट -1/5 इधर इंक्लूड नहीं हुआ, तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाली सारी y की वैल्यूज भी है और ये वाली सारी y की वैल्यूज भी हैं, तो फाइनल आंसर क्या दोगे? रेंज इज ऑल दीज रियल वैल्यूज यूनियन ऑल दीज रियल वैल्यूज। तो ये आ गई फाइनली रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। अब π/8 इज नॉट ए स्टैंडर्ड एंगल, वैल्यू तो नहीं आती, फिर और क्या कर सकते हैं? देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री में डबल द एंगल रिजल्ट्स भी आते हैं, क्लियर, और एंगल का 3 टाइम्स वाले रिजल्ट्स भी आते हैं, क्लियर। तो एक काम करते हैं, π/8 इसका आप मल्टीपल ढूंढना शुरू करो, कौन सा मल्टीपल नाइस है। तो π/8 इंटू सबसे पहले तो करा 2, जैसे ही π/8 इंटू 2 करा, एंगल तो π/4 बन गया, विच इज स्टैंडर्ड एंगल, जिसपे वैल्यू आती है। तो इट मीन्स एंगल का डबल करने पे बेनिफिट मिल रहा था। तो मैं काम करता हूं, डबल करा इस एंगल का, तो हमारे पास आया π/4। तो मैं π/4 को लिख सकता हूं एज 2 इंटू π/8, क्लियर। अब देखो एक्चुअल में तो मेरे को tan π/8 की वैल्यू निकालनी है, तो इफ these two angles are equal then their tangents are also equal। तो tan π/4 की वैल्यू इज 1 एंड ये बन गया tan 2 थीटा। हाँ जी, रिजल्ट ऑफ tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा, दैट इज π/8 अपॉन 1 minus tan square theta means π/8। तो अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यू विल गेट 1 minus tan square π/8 equals to 2 tan π/8। तो tan स्क्वायर π/8 वाली टर्म दी है, tan π/8 वाली टर्म दी है एंड इनफैक्ट कांस्टेंट भी है। तो नजर आ रहा था आपके पास क्वाड्रेटिक जनरेट हो गई इन टर्म्स ऑफ tan π/8। तो पहले हम सारी टर्म्स एक साइड ले जाते हैं, तो यू विल गेट टेंजेंट स्क्वायर π/8 और ये टर्म उधर गई प्लस 2 tan π/8 और ये 1 भी उधर गया तो बना -1 और इधर रह गया 0, तो इक्वल्स टू 0। तो ये बन के आ गई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ tan π/8। अब नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड इज फैक्टराइजेशन, बट यहां मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का एक रिजल्ट भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो tan π/8
जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get the value -1 plus -√2. It means tan pi by 8, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज, एक बार -1 प्लस √2 और दूसरी, और tan pi by 8 is -1 नेगेटिव साइन -√2. Now the question is, क्या ये दोनों आंसर्स आएंगे? चेक कर लेते हैं. अगर ध्यान दो, पाई बाय 8 इज एन एक्यूट एंगल एंड tan ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर आप ध्यान दो, √2 इज 1.414 अप्रोक्सीमेटली, -1, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. ये आंसर हो सकता है. आगे देखें, tan pi by 8, ये नेगेटिव, तो इनका सम भी नेगेटिव, और tan pi by 8 कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू हो गई रिजेक्ट. तो फाइनल आंसर इज दिस वन. तो tan pi by 8 इज -1 plus √2. Question is, if tan x is 3/4, x lies between pi and 3 pi by 2, means x lies in third quadrant. Then find the value of cos x by 2 and sin 2x. तो सबसे पहले मैं sin 2x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं. sin 2x एंड ऑफ कोर्स जो गिवन कंडीशन है दैट इज tan x. यहां है एंगल 2x, यहां है एंगल x. 2x से x पे जाना है, तो मीन्स एंगल का आपको हाफ करना है. तो sin 2x का रिजल्ट इज 2 sin x into cos x. बट यहां एक गड़बड़ है. क्यों? गिवन तो मेरे को tan x का करना है, तो इट मीन्स मेरे को यहां tan वाली टर्म्स क्रिएट करनी है, एंड tan x इज बेसिकली sin x by cos x. तो अब क्या मैं यहां पे cos स्क्वायर से डिवाइड करूं? cos स्क्वायर से डिवाइड तो cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बेनिफिट नहीं होने वाला. अरे भाई, tan x इज sin x by cos x, तो एक काम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर देखना जरा. इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1. अब अगर आप यहां cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, आगे प्रोसीड कर सकते हो. बट मैं एक काम करता हूं, देखो न्यूमरेटर में साइन एंड कॉस है, तो हाँ, साइन एंड कॉस में बड़ा नाइस रिलेशन होता है. आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1. तो इसी 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. नाउ डू वन थिंग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x. So finally you will get sin 2x equals to cos square x से डिवाइड करोगे तो you will get 2 tan x. यहां भी cos square x से डिवाइड करो तो you will get, here you will get 1 plus यहां से आ जाएगा tan square x. मिल गया बेनिफिट. tan x की वैल्यू मेरे को पता है 3/4. जैसे ही tan x की वैल्यू रखोगे you will get the value of sin 2x. Calculation you can do yourself. आगे बढ़ते हैं. अभी sin 2x आया. नेक्स्ट we have to find cos x by 2. Now how to find the value of cos x by 2? देखो फिर से यहां एंगल है x, जो फाइंड करना है वहां एंगल है x by 2. x से x by 2 means angle का half. तो half the angle results will work. अब tan x पे अगर आप half the angle result लगाओगे वो बनेगा 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. cos नहीं आने वाला, तो फिर क्या करें? हाँ, और माइंड में आया, अरे tan की आइडेंटिटी, tan स्क्वायर आइडेंटिटी में कहां आता है? tan के साथ secant इन्वॉल्व होता है. इनफैक्ट द आइडेंटिटी इज
secant square x minus tan square x is equals to 1. तो यहां से मैं secant x फाइंड कर सकता हूं. तो secant square x will be equals to 1 plus tan square x, that is 3/4 का whole square. And of course इसको simplify करोगे तो secant x will be equals to plus minus 5/4. Now the question is, secant x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? That will depend upon angle x. और दिया होगा x पाई से 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में secant is नेगेटिव, तो इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई. एंड वंस secant x आया मींस आपके पास cos x भी आ गया. कैसे? अरे भाई secant x is 1/cos x, तो रेसिप्रोकेट कर दो इसको, तो यू विल गेट cos x as -4/5. अब मेरे ख्याल आप यहां से cos x से cos x/2 इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग हाफ द एंगल रिजल्ट. कैसे? भाई cos x is cos x/2 चाहिए, तो मेरे को हाफ द एंगल रिजल्ट चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ cos, दैट इज 2 cos square x/2 -1. तो cos x की वैल्यू है -4/5. ये -1 हुआ इधर आके ऐड इक्वल्स टू 2 cos square x/2. एंड ऑफ कोर्स इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1/5. 2 इधर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली cos square x/2 is 1/10. अब ध्यान से हमें cos x/2 चाहिए, तो cos x/2 will be equals to plus minus 1/√10. Now the question is, cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? वो डिसीजन लेना है. That will depend upon angle x/2. What can you say about x/2? देखो, अगर x पाई एंड 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है पाई एंड 3π/2 के बीच में, तो हमें तो x/2 चाहिए ना. आप सबको डिवाइड कर दो 2 से, तो यू विल गेट π/2 लेस देन x/2 लेस देन, इसको 2 से डिवाइड करा तो 3π/4. π/2 से बड़ा, 3π/4 से छोटा. इट मींस x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड में cos नेगेटिव, तो इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी रिजेक्ट. तो फाइनली यू गेट द आंसर. हाँ जी, so this completes the discussion of test, and I hope you like the discussion of this test. Now you can do one thing. You can share this video with your friends, and in fact you can subscribe this YouTube channel, that is RM Classes channel, for the further updates.